Hello everyone, welcome to JPS platform and I'm विनय राजपूत and I hope जो मैं आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट में मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं और जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ रही होगी और जितनी तरीके से डिटेलिंग जितनी रिक्वायर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी हो या पीएससी हो उतना मैं दे रहा हूँ। और दुनिया बहुत बड़ी है, आपको पता है, सेल हो चाहे जितनी मैंने पढ़ाई है दुनिया बहुत बड़ी है और सेल में मैंने आपको दुनिया बड़ी है मतलब कि सब्जेक्ट्स बहुत बड़े हैं, बहुत ही है। सेल के अंदर ही अगर मैं लाइसोसोम जैसे मैंने पढ़ाने वाला हूँ या राइबोसोम मैंने पढ़ाया तो बहुत बड़ी चीजें हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको जरूरत है उतना मैंने पढ़ाया है। और पहले सेल कंप्लीट कर लेने दो तीन चीजें बची हुई ऑर्गेनल, फिर मैं सेल का क्वेश्चन कराऊंगा डिफरेंट स्टेट्स का, पीएससी का और यूपीएससी में क्या पूछे हुए। बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट कर रहा हूँ, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, अभी लिपिड आज प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा। लिपिड है ना, जिसको आप फैट के नाम से जानते हो, और क्या डिफरेंस है फैट लिपिड में आपको आज पता चलेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सीधा डाइजेशन में एंट्री करेंगे। और मैंने आपसे बताया था कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में स्टार्ट करने वाला हूं। आपको मैंने बताया था कि साइंस टेक्नोलॉजी में जब मैंने एनर्जी स्टार्ट की हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में थोड़ा पढ़ के रखें। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में थोड़ा पढ़ के रखें। जैसे आपने अगर देखा होगा शंकर आईएएस बुक है, उसमें अगर इंपाउंडमेंट टाइप के डैम्स क्या होते हैं, डाइवर्जेंस क्या होते हैं, स्टोरेज क्या, पंप्ड स्टोरेज क्या होते हैं, है ना, तो ये चीजें वहां पे दी हुई है, बट डिटेलिंग कुछ नहीं वहां पे। डिटेलिंग इन द सेंस की ज्यादा चीजें बताई नहीं गई है, तो कुछ कोशिश करूंगा कि डायग्राम आपको बता के एक समझाने की फीलिंग दूंगा मैं, ठीक है ना, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पता करेंगे कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से क्या पॉल्यूशन होता है। जितने लोग ये बोलते हैं कि पॉल्यूशन नहीं होता है, मैक्सिमम 99.99% बुक्स में ये लिखा हुआ है कि पॉल्यूशन नहीं होता है। मैं ये प्रूव करके दूंगा कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से पॉल्यूशन होता है। जस्ट वेट। और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जब लेक्चर आ रही है आज या तो कल आपको स्टार्ट हो जाएगी, और अब पर डे डालूंगा लेक्चर। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से पढ़ेंगे जियोथर्मल, ओटेक, वेव एनर्जी, ये सारी कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग सन को पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, सन नहीं पढ़ेंगे सर, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन, क्रोमोस्फीयर क्या है, कोरोना क्या है, ये सारी चीजें, अंदर का फोटोस्फीयर क्या है, सरफेस का फोटोस्फीयर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, अंदर का रेडिएटिव जोन क्या है, कन्वेक्टिव जोन क्या है, कोर क्या है, कितना टेम्परेचर कोर में है, कैसे रेडिएशन हो रही है, ये सारी चीज हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी सनलाइट आ रही है, हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं अपने उपयोग के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, है ना, तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम उस रिसोर्स का यूज कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग सोलर पीवी, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, और हम लोग सोलर थर्मल की बात करेंगे, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, सोलर रेफ्रिजरेशन, ये सारी चीज आपने सुना होगा, है ना, तो सोलर हीटर, ये सारी चीज मैं एप्लीकेशन के फॉर्म में आपको और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आपको बता दूंगा। लेकिन कोशिश करना कि आप हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जब आ रही है तो उसमें आप पता करके रखना कि पॉल्यूशन होता है, और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का यूजेस कहां कहां होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और भी कुछ काम है। ठीक है, ये चीज आपको मिल जाएगी। और जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है उतना ही देख, तो आप आजकल पूछ रहे हैं कि कोल थर्मल पावर प्लांट से क्या इमिशन हो रही है, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं कि कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट, कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट्स में क्या क्या आते हैं, ये चीज आपने देखा होगा स्टील स्मेल्टिंग यूनिट में, ये सारी चीज स्मेल्टिंग। तो व्हाट इज स्मेल्टिंग, दिस इज केमिस्ट्री। और स्मेल्टिंग में हम लोग किस कोल का यूज करते हैं, स्मेल्टिंग कराने के लिए कौन सी कोल यूज होती है, एंट्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है, कौन सी कोल यूज करते हैं, ये आपको ये सब चीज जानकारी चाहिए, वो पूछ रहे हैं। स्मेल्टिंग पे देखना कितने क्वेश्चन पूछे हुए, उसी स्मेल्टिंग में आप कोल का भी यूज कर सकते हो। स्मेल्टिंग में कोल यूज होती है, चाहे आप कॉपर की स्मेल्टिंग पे क्वेश्चन आए हुए आप देख लेना, तो वो चीज आपको पढ़ाता जाऊंगा मैं। अभी देखिए हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि लिपिड, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, आज आपको पता चलेगा लिपिड और फैट में क्या अंतर होता है, लिपिड और फैट में क्या अंतर होता है। राइट नाउ मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि लिपिड्स, द टर्म लिपिड वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट ब्लूर, ब्लूर ने इस टर्म को दिया था लिपिड, इस शब्द को ध्यान रखना है। ठीक है, लिपिड्स आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के, मैं फैटी एसिड्स भी बताऊंगा और ग्लिसरॉल भी बताऊंगा, चिंता नहीं करना है, जस्ट सुनते जाए। लिपिड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के कंडेंसेशन से जुड़ने से लिपिड बनता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जुड़ेंगे, कंडेंसेशन हो रहा है उसका मतलब, और लिपिड बनेगा। ठीक है, एंड द बॉन्ड प्रेजेंट इन लिपिड, लिपिड में जो बॉन्ड प्रेजेंट होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, बॉन्ड प्रेजेंट इन लिपिड इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। ठीक है, एस्टर बॉन्ड।
जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जोड़ेंगे एस्टर बॉन्ड बनेगी और ये हमारा लिपिड बनेगा। क्या लिपिड पॉलीमर है? नो, लिपिड पॉलीमर नहीं है। यस, प्रोटीन इज ए पॉलीमर, प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से जुड़ के प्रोटीन बने हुए हैं। यस, कार्बोहाइड्रेट इज ए पॉलीमर, यस डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट इज ए पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर है क्योंकि ग्लूकोज से जुड़ के आपने देखा कि कई 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 क्या हजारों ग्लूकोज जुड़ के क्या बनाए थे, क्या सेलुलोज वगैरह आपने सुना होगा नाम, काइटिन मैंने बताया था, याद है कुछ, एमाइलोज, एमाइलोपैक्टिन, स्टार्च, याद रखना ये सारी चीजें। तो ये सारी चीज बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट जुड़ के बन रही है, ये पॉलीमर हुए, बहुलक हुए ना। तो क्या ये बहुलक है? नो, ये बहुलक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चेन है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की या तब जाके बना। नो, एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल से भी बन जाते हैं, दो फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल से भी बन जाते हैं, तीन फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल से भी कुछ बनता है। तो ये पॉलीमर नहीं है, ठीक है ना, नॉन पॉलीमर, नॉन पॉलीमरिक, ये बहुलक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछेगा। क्या ये मॉलिक्यूल कैसा है? लिपिड एक मॉलिक्यूल होगा ना, जैसे कि माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। प्रोटीन इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल, उसकी एक कंडीशन है कि हम मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे बोलते हैं, कुछ प्रोसीजर है, बट वो प्रोसीजर आपको नहीं जाननी है, बट इतना समझ जाइए प्रोटीन इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब कुछ बड़ा, आप जानते हो, और मैक्रो उसी को बोलते हैं, माइक्रो मतलब सूक्ष्म है। तो प्रोटीन इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल, लिपिड इज ए माइक्रो मॉलिक्यूल। सम रीजन इज देयर, बट मैं रीजन पे नहीं जा रहा हूं बिकॉज वो केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगी। कभी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पे पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, चटनी बनाना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा लिविंग टिश्यू को, फिर कॉटन के कपड़े में और चीज क्लॉथ में छानना पड़ता है, एसिड सॉल्युबल पूल बनती है, एसिड इनसॉल्युबल पूल बनती है, सब पता है, लेकिन मैं इस जगह पे उसको नहीं रख रहा हूं, ठीक है ना, वो मैं बता दूंगा आपको केमिस्ट्री में। माइक्रोमोलिक्यूल ये होता है लिपिड, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रो मतलब सूक्ष्म है, ये मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ओके, ये हो गया। अब लिपिड के बारे में आपने समझ लिया कि एस्टर बॉन्ड है, सब कुछ समझ लिया। अब आपको जानना है कि स्ट्रिक्टली ये क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल, आपको ध्यान रखना है ये माइक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ, लिपिड्स आर क्या है, ये मैंने बताया किसी से बने हुए हैं, लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, मैंने बोला ना फैटी एसिड ग्लिसरॉल से मिलकर ही बना हुआ है लिपिड, तो एस्टर्स है उसका, एस्टर बॉन्ड होते हैं ना, एस्टर। और ट्रांस एस्टरिफिकेशन, आपको थोड़ा सा प्रोसीजर, ये टेक्निक आपको समझनी पड़ेगी, ये रिएक्शन, क्योंकि बायोमोलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बायोगैस जब पढ़ाऊंगा ना वहां पे ट्रांस एस्टरिफिकेशन कुछ कराऊंगा आपको, तो वहां पे एस्टर की बात आएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। तो एस्टर्स हैं ये किसके, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के एस्टर होता है लिपिड, और लिपिड में एस्टर बॉन्ड होते हैं, आप जानते हो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब बताऊं तो लिपिड में क्या होगा, आपको बताओ, लिपिड में मैंने प्रोटीन में बताया, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, आयरन है, सब कुछ बताया मैंने, ये प्रोटीन के अंदर। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कभी कभी नाइट्रोजन भी होते हैं कॉम्प्लेक्स वाले में, सल्फर भी होते हैं, फास्फोरस भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स वाले में। यहां पे क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, यस नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। सिर्फ इतना ध्यान नहीं रखेंगे, दिस इज द मेन एलिमेंट, आई नो ये मेन एलिमेंट है, और उसमें भी कार्बन ज्यादा होता है लिपिड में, कार्बन लिपिड में ज्यादा होता है, ठीक है, और ये भी होते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी हो सकते हैं, कभी कभार ये भी रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, लिपिड जो है आपको क्या है, एनर्जी कितनी देंगे, अभी मैं एनर्जी बताऊंगा लिपिड कितना एनर्जी देता है। जब लिपिड का ऑक्सीडेशन की जाती है तो लिपिड का ऑक्सीडेशन पे कितनी एनर्जी मिलती है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म जब होता है तो कितनी एनर्जी मिलती है, मतलब फैट जो आप जानते हो, बट डिफरेंस आज मैं क्रिएट करूंगा कि लिपिड फैट में क्या डिफरेंस है, प्रोटीन में कितनी मिलती है एंड कार्बोहाइड्रेट में कितनी मिलती है, मैं लिख के दूंगा, बट राइट नाउ आप समझ सकते हैं कि लिपिड्स जो है ये सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं। लिपिड्स प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, किससे किससे ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा, किससे ज्यादा, प्रोटीन से भी ज्यादा ये देते हैं। तो क्या ये आइडियल सोर्स है, क्या ये ऐसा सोर्स है, आइडियल सोर्स है एनर्जी का? नहीं, आइडियल सोर्स नहीं है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो सोर्स होता है मेन एनर्जी का, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन लिपिड ज्यादा एनर्जी देते हुए भी, यानी फैट जो ज्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से, फिर भी ये आइडियल नहीं है एनर्जी का। क्यों? क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन के समय, इसका मेटाबॉलिज्म के समय जब ये मेटाबोलाइज हो रहा होगा, ये ऑक्सीजन बहुत खा जाता है, ये ऑक्सीजन बहुत खा जाता है, और जानते हो ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये मेटाबोलाइज होते समय ऑक्सीजन बहुत खाता है, इसलिए ये आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। बट दिस प्रोवाइड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, किससे? कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ये एनर्जी हमें देता है, प्रोटीन से भी ज्यादा देता है, लेकिन आइडियल सोर्स नहीं है, बिकॉज दे कंज्यूम मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। तो ये जब मेटाबोलाइज होते हैं उस प्रोसेस के दौरान, ऑक्सीडेशन के दौरान, ये एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इसलिए
ये आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है लिपिड, ठीक है। हमारी कार्बोहाइड्रेट ही हम मानते हैं कि वही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, जबकि ये ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। लिपिड मैं बताऊंगा आपको। तो लिपिड इज नॉट ए आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे कंज्यूम मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, और ड्यूरिंग इसका मेटाबॉलिज्म जब हो रहा होगा, जब इससे एनर्जी निकल रही होगी, उस दौरान ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे आपको क्या जानना है? आगे ये जानना है कि फैटी एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड बहुत बड़ी टॉपिक है ये, और ये आपको पता है बायोडाइवर्सिटी जब पढ़ोगे ना, तो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक वैल्यू में बताऊंगा कि बायोडाइवर्सिटी को क्यों संरक्षण करें भैया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें उससे कुछ फायदा है, कुछ डायरेक्ट वैल्यू है, कुछ इनडायरेक्ट वैल्यू है। टिम्बर आप निकाल रहे हो, फ्यूल वुड निकाल रहे हो, आपको पता है बहुत सारे मेडिसिन निकाले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये सारी चीजें काम में आएगी। कहीं ना कहीं आप मेडिसिन निकालते हो किसी पौधे से, किसी जैसे सिस्प्लैटिन है, आपको पता होगा कैंसर में यूज होती है, तो कहीं ना कहीं प्लांट से निकाल लो। ऑयल्स निकाल, इसेंशियल ऑयल, जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जो खुशबूदार तेल होते हैं, वो आ रही है प्लांट्स वगैरह से, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना भी जरूरी है। तो ये मैं बताऊंगा आपको कि इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। जो आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि जैव विविधता का क्या महत्व होता है, जैव विविधता क्यों एक्सटिंक्ट नहीं होनी चाहिए। बट ये सारी चीजें काम आएंगी आपको, ये सारी चीजें, क्योंकि प्लांट से क्या मिल रहा है, प्लांट से प्रोटीन मिल रहा है, किसी से तेल निकल रहा है, किसी से दवा निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको लिपिड फैट जो पढ़ के रखोगे ना बहुत काम आएगी। आइए फैटी एसिड पढ़ते हैं। फैटी एसिड एक मैंने बताया था आपको, फैटी एसिड, ठीक है, याद है। तो फैटी एसिड की बात करो, जैसे कि लिपिड के दो भाग है। लिपिड कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, लिपिड में दो प्रकार के मॉलिक्यूल है, मैंने बताया ना अभी। लिपिड में क्या है? दो है, एक है फैटी एसिड, तो हम लोग अलग अलग करके दोनों पढ़ लेंगे। मेन तो हम लोग को फैटी एसिड ही पढ़ना है, ग्लिसरॉल तो मेन पार्ट नहीं हमारे डिस्कशन का यहाँ पे, बट फैटी एसिड मेन पार्ट है यहाँ पे डिस्कशन हमारा। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल में क्या होगा? ओएल ग्रुप, ऑल मतलब क्या है यहाँ पे? ऑल लगा है ना, ऑल, ओएल मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये अल्कोहल एक तरीके का, लो मॉलिक्यूलर वेट का अल्कोहल होते हैं ग्लिसरॉल। अरे ग्लिसरॉल यहाँ है, फैटी एसिड लिखना था ना यहाँ पे, फैटी एसिड, ठीक है, ये एसिड है, ये ग्लिसरॉल है, यहाँ लिखना है। ये ऑल लगा है ना, ऑल, ऑल मतलब क्या होता है? अल्कोहल। ये लो मॉलिक्यूलर वेट का अल्कोहल है, मॉलिक्यूलर वेट इसकी कम है, ये ऑल लगा हुआ है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल मतलब OH जानते हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं वहां पे, OH, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल समूह है, और इसमें आपको समझना है OH ग्रुप लगा होता है। जहां OL होगा ना, ऑल, वो अल्कोहल होते हैं, ये जहां भी ऑल लगा होगा। तो ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, आपको पता है, और ये लो मॉलिक्यूलर वेट का अल्कोहल है। उसके बाद बताऊं फैटी एसिड, तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, जिनके लास्ट में COOH प्रेजेंट होता है। ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, दिस इज लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ क्या? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, जिनके लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन का, जिनके लास्ट में चेन के लास्ट में COOH होगा प्रेजेंट। लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन का, जिनके लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा? COOH प्रेजेंट होगा। आपको कह रहे होगा पता नहीं क्या बता रहे हैं ये, लास्ट में क्या होगा, तो इस तरीके से है, आप समझ सकते हो। जैसे CH ऐसे चेन बनते जाएगी, ऐसे चेन बनते जाएगी, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे चेन बनती जाएगी हाइड्रोकार्बन का चेन, लॉन्ग चेन बनते जा रही है, लास्ट में COOH ग्रुप होगा, यही बताना चाह रहा हूं, लास्ट में COOH ग्रुप होगा, ये आपको जानना चाहिए। ऐसे उसमें लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस फॉर्म में COOH ग्रुप, ठीक है, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। तो ये है इस तरीके से लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन का, लास्ट में क्या है? COOH ग्रुप लगा हुआ है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे में हम लोग को ये जानना है कि फैटी एसिड्स के बारे में आप समझ लिए बेसिक क्या है, और ग्लिसरॉल मतलब ऑल मतलब अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, आप जानते हो, ठीक है। नहीं जानते हो तो मैंने बता दिया, केमिस्ट्री की पार्ट है। अब आते हैं फैटी एसिड को हम लोग डिटेल में समझते हैं, जितनी रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम पॉइंट। केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं जाएंगे हम, कि केमिस्ट्री इसकी डील करे, इसकी स्ट्रक्चर की डील करे, है ना, क्योंकि बॉन्डिंग के भी यहाँ पे बात है कि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड कितने हैं, बट
जितना रिक्वायर्ड है उतना हम लोग बात करते हैं। केमिस्ट्री में आऊंगा तो जरूर डिस्कशन होगी, जितना अगर वहां पे केमिस्ट्री में पूछा गया है, पीएससी हो चाहे यूपीएससी, यूपीएससी में थोड़ा नहीं आया है बट पीएससी में जरूर पूछ लेते हैं। इनफैक्ट फॉरेस्ट की जो एग्जाम होती है ना पीएससी से, एमपीपीएससी में फॉरेस्ट होता है, वहां पे तो खतरनाक पूछते हैं, बहुत मजेदार पूछते हैं, आपको पढ़ाऊंगा मैं तो वो सारा यूज हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और आपकी केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाएगी वहां पे। तो फैटी एसिड टू टाइप के हो सकते हैं। आपने फैटी एसिड समझ लिया, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होगी, लास्ट में COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। फैटी एसिड दो टाइप हो सकते हैं, सैचुरेटेड, संतृप्त है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये असंतृप्त है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिख लो, फैटी एसिड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब क्या है अंतर इसमें, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सिंपल समझा रहा हूं, सैचुरेटेड फैटी एसिड में ध्यान से सुनना, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड अब्सेंट, सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे मैंने बताया ना अभी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये ऐसा कुछ बनाया ना अभी, ये देखते जाओ, ये मैं एक आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बनाऊंगा, बहुत लंबे चेन होते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, दिस इज सैचुरेटेड। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, दिस इज अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है, डबल बॉन्ड दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं, वो सारे अनसैचुरेटेड में जाएगा, ठीक है। तो अगर सैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड नहीं होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, नहीं है। अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ये एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक डबल बॉन्ड होगा तो मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो मतलब एक, तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं उसको। अगर दो डबल बॉन्ड होगा या तीन होगा या चार होगा या, तो उसको बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड। एक होगा डबल बॉन्ड उसको मोनो, और एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है तो उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं, पूफा के नाम से जाने जाते हैं। पूफा आपने देखा होगा, तेल के डब्बों में पूफा लिखा होता है, आज मीनिंग समझ में आएगी आपको, ठीक है। जो तेल खरीदते हो ना उनके डब्बों में देखना पूफा लिखा होता है। तो आ जाइए सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला आपको थोड़ा बता दूं, CnH2nO2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, जनरल फॉर्मूला है सैचुरेटेड फैटी एसिड का। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n2xO2। अब यहां पूछोगे कि x क्या है, n क्या है, ठीक है ना, वहां पे तो सिर्फ n है, यहां पे मैंने x भी लिखा है, तो ये क्या है, x क्या है यहाँ पे, x आपको बताऊं तो x यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। आपने बताया ना, देखा अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होंगे तो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, तो कितने हैं वो x बताएगा। x क्या है यहाँ पे लिख लो, x लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर है तो किसमें, इसमें होगा डबल बॉन्ड, है होना ही पड़ेगा, कम से कम एक तो होना ही पड़ेगा अनसैचुरेटेड में, और एक से ज्यादा हो सकता है, एक होगा तो मोनो, एक से ज्यादा होगा तो पॉली अनसैचुरेटेड बोल देंगे फैटी एसिड। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ये हो गया, और n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, दोनों जगह जो n है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये है x और n का फॉर्मूला, ठीक है, मतलब मीनिंग क्या है। अब आगे चलते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको बताऊं तो सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, इसमें डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑल लिपिड, ये फैटी एसिड आपको पता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, फैटी एसिड जो होते हैं बेसिक कंपोनेंट होते हैं सारे लिपिड्स का, ठीक है, आधारभूत ये एक संरचना है, एक ढांचा है, सारे कंपोनेंट उसके अंदर ये पाएंगे, आपको ये चीजें आपको मिल जाएंगी लिपिड के अंदर, ये बेसिक कंपोनेंट है, ये दोनों एसिड्स, फैटी एसिड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो फैटी एसिड्स आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिपिड, ये ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, डबल बॉन्ड यहां पे अब्सेंट, डबल बॉन्ड क्या होगा, नहीं होगा, अब्सेंट। अब एग्जांपल दूंगा मैं, डबल बॉन्ड अब्सेंट, ठीक है। चेन क्या होगा, स्ट्रेट होगा, चेन स्ट्रेट होगी, जो मैंने चेन बनाया था ना अभी, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, ये चेन स्ट्रेट चेन होगी, बेंडिंग नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। डबल बॉन्ड अब्सेंट होगा, चेन यहाँ पे स्ट्रेट होगी, ठीक है। चेन कैसे होगी, कार्बन चेन क्या होगी, कार्बन की जो चेन है वो स्ट्रेट होगी, कार्बन चेन स्ट्रेट होगी यहाँ पे। उसके बाद फैट्स कंटेनिंग, ऐसे फैट, ऐसे वसा जो कंटेन करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, फैट कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड, SFA लिख रहा हूं, यहां लिख लो SFA, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड उसको बोलते हैं हार्ड फैट, हार्ड फैट के नाम से जाना जाता है, हार्ड फैट, ठीक है, हार्ड, कठोर वसा, हार्ड फैट। एग्जांपल के तौर पे पूछोगे तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि बटर हो गया, लार्ड हो गया, सोट हो गया, बटर दूध में जानते हो ना, बटर,
बटर, लार्ड, अब लार्ड नहीं जानते होगे तो ये लार्ड एंड स्वेट जो है ये आप शायद नहीं सुने होंगे। तो लार्ड स्वेट की बात करूं तो लार्ड एंड स्वेट जो है ये आपको निकाले जाते हैं, पिग वगैरह होते हैं ना, पिग, सुअर, उसके एब्डोमेन से निकाले जाते हैं। लार्ड एंड स्वेट को पिग के एब्डोमेन से निकाले जाते हैं, या कैटल वगैरह होते हैं ना, गाय वगैरह, गाय के परिवार के जितने सदस्य हैं वो कैटल के किडनी से भी निकलती है लार्ड एंड स्वेट। और बटर जानते हो, दूध में होती है बटर। तो ये आपका एग्जांपल है। और ये जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर है उस पे सॉलिड होते हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे, रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे, सॉलिड होंगे, ये कठोर होंगे, ठोस होंगे, मतलब ठोस होंगे। रूम टेम्परेचर पे आप इसको सॉलिड के रूप में पाओगे। और इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। अभी मैं बताऊंगा कार्बन 2 से लेकर कार्बन 18 तक नंबर हो सकते हैं। 2 नंबर कार्बन से लेकर 18 नंबर कार्बन तक हो सकते हैं इनमें। और जितना ज्यादा कार्बन बढ़ते जाएगा संख्या, उतना इनकी मेल्टिंग पॉइंट गलनांक और इसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्वथनांक बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन होगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको इनकी मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली ज्यादा होती है, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट होता है। लिख लो, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी तो जानते हो ना, गलनांक बोलते हैं। ये सिंपल चीजें आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं खोजो कि हिंदी बताओ ना। संतृप्त है, ये असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड का मतलब ये सिंपल है। फैटी एसिड ही बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये मोस्टली जो है सैचुरेटेड फैट कहां पाया जाएगा, एनिमल फैट में। एनिमल की जो फैट होती है ना, एनिमल की जो प्रोडक्ट्स खाते हो, एनिमल फैट, आप चिकन वगैरह खा रहे हो, मांस मछली खा रहे हो, उसमें ज्यादा पाया जाता है एनिमल फैट। अब आ जाओ इधर, डबल बॉन्ड एब्सेंट, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट, सीधा डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। चेन स्ट्रेट था, वहां पे कार्बन चेन स्ट्रेट था, यहां कार्बन चेन बेंड करेगी। कार्बन चेन क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी। किंकिंग बोलते हैं उसको, किंग करेगा। क्यों बेंड करेगा, कहां बेंड करेगा, जहां पे भी डबल बॉन्ड आएगा, वहां पे बेंड कर जाती है चीजें। अनसैचुरेटेड वाली जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा ना, वहीं पे बेंड होती है, ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड जहां आएगा वहां पे बेंड कर जाती है ये। ठीक है, तो कार्बन चेन में जब भी डबल बॉन्ड आएगा, और इनमें तो डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, वहां पे बेंड करते हैं, ये ध्यान रखना है। और ऐसे फैट जो कंटेन करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसी को हम लोग बोलते हैं तेल, उसी को तेल बोलते ऑयल के नाम से जानते हैं। और ऐसे फैट जो कंटेन करते हैं ये, उसको बोलते हैं हार्ड फैट के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे फैट जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कंटेन करते हैं, उसको ऑयल के नाम से जानते हैं, तेल जो जानते हो। तो फैट कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, मैं यूएफए लिख दे रहा हूं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यूएफए। तो फैट कंटेनिंग यूएफए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज नोन एज क्या, इज नोन एज तेल, ऑयल। तेल जानते हो ना, अब तेल लो, बताता हूं कौन कौन सा तेल है। तेल इतना यूज करते रहे तो आज पता चला तेल कहां आते हैं, कैसे आते हैं। ग्राउंड नट ऑयल आता है, ग्राउंड नट ऑयल लिख लो, ग्राउंड नट ऑयल इसी में आते हैं। ग्राउंड नट ऑयल हो गया। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल वगैरह जानते हो, ऑलिव ऑयल इसी में आता है। जिंजली का तेल आता है, जिंजली तेल आपने नाम सुना होगा, तिल का तेल, बहुत उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं, आपने नाम सुना होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, सारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं। अनसैचुरेटेड ही है लेकिन पॉली है, पॉली मतलब कि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, उसमें एक डबल बॉन्ड से ज्यादा है, मतलब डबल बॉन्ड अगर एक होगा तो मोनो बोलते हैं, अभी बताऊंगा। मोनो अनसैचुरेटेड और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। तो सारे के सारे पूफा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, जिसमें आप ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं, जैसे कि आप जानते हो अखरोट में, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तिल का तेल ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, और धीरे धीरे समझाता जाऊंगा, अभी तो जितना है उतना बात करते चलते हैं। तो ग्राउंड नट ऑयल, ऑलिव ऑयल में ये मिलेगा, जिंजली का तेल मिलेगा, जिंजली के तेल को सीसम भी बोलते हैं, SESAME, सीसम। तिल का तेल को जिंजली भी बोलते हैं, सीसम भी बोलते हैं। तिल का तेल आप जानते हो बहुत जगह यूज होता है ये, ठीक है ना। और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, ये लिक्विड है। रूम टेम्परेचर पे क्या है, ये लिक्विड, लिख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है, वो सॉलिड था। और आपको क्या जानना है, ये एनिमल फैट में प्रेजेंट होता है। ये मोस्टली कहां प्रेजेंट होगा, आप लगा सकते हो, तुक्का नहीं, दिमाग, ठीक है, ये तुक्का नहीं लगाना है, ये प्लांट फैट में प्रेजेंट होगा, प्लांट के फैट में, नॉर्मली प्लांट प्रोडक्ट जो खाते हो उसमें प्रेजेंट होगा। तुक्का नहीं लगाना, दिमाग लगाना है। देखिए इनसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाते हैं, लोअर करते हैं, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, और ये इंक्रीज करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, ये आपको ध्यान रखना है। इनसे ओबेसिटी होती है, मोटापा होगा, इनसे मोटापा होगा, इनसे मोटापा नहीं होता है। इनको हम लोग बैड फैट के नाम से जानते हैं, बैड फैट, इनको हम लोग गुड फैट के नाम से जानते हैं, गुड
गुड फैट, अच्छा फैट है, ठीक है, और वो बैड फैट में आते हैं सैचुरेटेड वाले, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इतना ध्यान रखना ये सारी चीज जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, जैसे कोकोनट का ऑयल है, कोकोनट ऑयल, तो तेल सारे इसमें आते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड में। लेकिन कोकोनट ऑयल ऐसा है कि मैंने बताया कि रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, नॉर्मली ठंडे के दिन में जम जाता है, और जमने वाले तो यहाँ है, सॉलिड रहते हैं, ये तो इधर आते हैं, और मैंने बताया तेल तो इधर आता है। कोकोनट ऑयल भी एक तेल ही है, लेकिन कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो ठंडी में देखो जम जाता है, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड में रख सकते हो। 90% के आसपास सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, 10% के आसपास अनसैचुरेटेड होता है कोकोनट ऑयल में, नारियल का तेल में, ठीक है। वो एक एक्सेप्शन है, बाकी आप समझ सकते हो सारे तेल इसी में आएंगे, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहेंगे और ये सारे तेल इसी में आएंगे, ऑयल वगैरह, और बाकी यहाँ पे जो आएंगे वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। और आप जानते हो कि इसमें कोकोनट ऑयल, अभी क्वेश्चन पूछ ले तो आप दे सकते हो कि कोकोनट ऑयल क्यों सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे, आप ठंडी में हो जाता है सॉलिड, गर्मी में पिघल जाता है। तो ऐसा है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या ठंडी में इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड कोकोनट ऑयल में ज्यादा होता है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी में ये ज्यादा होते हैं, बाकी तेलों में जो मैंने आपको बताया, ग्राउंड नट ऑयल, जिंजली का तेल और तिल का तेल बोलते हैं, आप जानते हो, ऑलिव ऑयल जानते हो, ये सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, अब एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल दोनों में समझा देता हूं, कौन तेल इसमें आएंगे, तेल का एग्जाम्पल दे देता हूं, यहाँ पे फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात भी कर लेता हूं मैं, ठीक है। आ जाओ, एग्जाम्पल कौन है सैचुरेटेड फैटी एसिड में, एग्जाम्पल कौन है अनसैचुरेटेड में, ये समझ लो, ठीक है। उदाहरण, क्योंकि उदाहरण फंसाएंगे। फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड। अब फैटी एसिड में क्या है, दो बताया, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सिंपल लिख रहा हूं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यूएफए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड सारा चीज बता दिया, अब एग्जांपल समझो इसका। एग्जांपल तो बहुत है, एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन आपको इतना समझना है कि कार्बन नंबर 2 से 18 नंबर कार्बन तक इसमें नंबर मिल जाएंगे आपको, कार्बन नंबर 2 से लेके 18 कार्बन संख्या तक इसमें मिल जाएंगे। कार्बन नंबर 2 पे जैसे एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा आपने, एसिटिक एसिड, विनेगर होता है ना, विनेगर, उसमें एसिटिक एसिड होता है ना, इसमें 2 कार्बन होता है। यहां से स्टार्ट करो, चलते जाओ, कार्बन संख्या बढ़ते जाएगी, फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें एसिटिक एसिड ही आ गया, ठीक है। कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन होगा तो कैप्रोइक एसिड होगा, ठीक है। तो ज्यादा हम लोग नहीं बता रहे हैं, फिर भी मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं एग्जांपल। कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड, सारे इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है ना। तो 2 कार्बन का एसिडिक एसिड होता है, 6 कार्बन का ये होता है, बीच में भी आते होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, उतना आपको नहीं पढ़ना है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। 12 कार्बन का बताओगे तो 12 कार्बन का क्या होगा, लॉरिक एसिड, 12 कार्बन के लॉरिक एसिड होते हैं, 12 कार्बन के लॉरिक एसिड होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको 3 याद रखनी है, और मैं एक्स्ट्रा बताता हूं जो आपको ध्यान रखना है। ब्यूटारिक एसिड होता है, आपने नाम सुना होगा, ब्यूटारिक एसिड बटर में होता है, 4 कार्बन होते हैं उसमें, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। ब्यूटारिक एसिड बटर में होता है ना, बटर, मक्खन में ब्यूटारिक एसिड होता है। पामिटिक एसिड याद रखना है आपको, अब कार्बन नहीं बता रहा हूं आपको क्योंकि आपको उतना कार्बन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी ब्यूटारिक में 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। पामिटिक एसिड की बात करोगे तो पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, ठीक है। बट नहीं भी याद होगा चलेगा, बट ये बेसिक आपको समझना था कि कार्बन संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। उस आधार पे 2 नंबर कार्बन से 18 नंबर कार्बन तक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 18 नंबर कार्बन पे जाओगे तो 18 नंबर कार्बन पे स्टीयरिक एसिड होता है, स्टीयरिक एसिड, इसमें 18 कार्बन होते हैं स्टीयरिक एसिड में, सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल हैं, आपको ध्यान रखना है। पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड हो गया, एराचिडिक एसिड भी एक होता है, ध्यान रखना, एराचिडिक एसिड, एराचिडिक एसिड मेन मैंने आपको बताया है, मेन में, ठीक है, इतना आप ध्यान रखना, ये ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, CnH2nO2, ये फॉर्मूला इनका है, CnH2nO2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। एन, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैंने बता दिया, 2 कार्बन रखो यहाँ पे, एन की जगह 2, 6 कार्बन, एन की जगह 6 रखो, C6, 6 दूना 12, H12O2, एन की जगह आप यहाँ पे रखो 12, लॉरिक एसिड में 12 है, 12 रखो, 12 कार्बन है, C12, 12 दूनी 24 O2, फार्मूला बन गया। ऐसी तो फार्मूला बना है, तो नंबर ऑफ कार्बन पता है, आप फार्मूला बना सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका फार्मूला क्या है, CnH2n2xO2, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, X क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। CnH2n2xO2, जैसे कि इसमें क्या है बता दूं, इसमें ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड, ठीक है, लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड,
एराकिडोनिक एसिड, ये एराचिडिक एसिड है, ये एराकिडोनिक एसिड बता रहा हूं, एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, ये है सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ओलिक एसिड में अब मैंने बताया था ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है, कम से कम एक तो होगा, और एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 3 4, देख लो कहां कहां क्या होता है। देखो ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे 1 सिंगल डबल बॉन्ड होता है, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x क्या है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पे फॉर्मूला में 1 रखोगे x की जगह। लिनोलिक एसिड में, लिनोलिक एसिड में डबल बॉन्ड कितने होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होता है 2, तो x की जगह क्या रखोगे यहाँ पे 2, x की जगह नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2। ठीक है, लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होता है 3, और एराचिडोनिक एसिड में, एराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होता है। तो मैंने बताया था ना डबल बॉन्ड के आधार पे है। तो ये है, आपको ध्यान रखना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब इसमें भी आपको बांटना है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कि पॉली अनसैचुरेटेड है कि मोनो अनसैचुरेटेड है। पूफा के नाम से जानते हो ना, तेल में लिखा रहता है, आपको समझ में आएगा, बस इस पे फोकस करो, इसी को मैं बता रहा हूं। बाकी आप समझ लियो कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, यहां पुट करके आप रख सकते हो, फॉर्मूला में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पुट करके रख सकते हो। जैसे ब्यूटारिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड में एक बता दे रहा हूं, आप फॉर्मूला बनाना सीख लोगे। ये ध्यान रखना, फॉर्मूला पूछ लेते हैं कभी कभार, ठीक है ना, ये बेसिक चीजें है, जनरल फॉर्मूला आपको पता है, आप बना लोगे। तो ब्यूटारिक एसिड की बात करें, 4 कार्बन है इसमें, ब्यूटारिक एसिड में कहा गया 4, इसमें 4 कार्बन होते हैं। फॉर्मूला पुट करो, N=4, N=4 पुट करो, C4 4 दूना 8 H8O2, ये है ब्यूटारिक एसिड। ये ब्यूटारिक एसिड है, बटर में जो पाया जाता है, मक्खन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, और डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इसमें मैं COOH मैंने बताया था ना कि फैटी एसिड्स वो एसिड होते हैं जो लॉन्ग चेन ऑफ क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन, और लास्ट में COOH ग्रुप होता है। तो मैंने यहाँ पे COOH दिखाया नहीं आपको, यहीं से निकालना है COOH। देखो निकाल के दिखा दूं, सारे में वैसे ही COOH निकाल के दिखाना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ COOH, तो डबल O यहाँ पे तो है, O2 तो है, यहाँ पे 2 O तो है, हमको एक C चाहिए, एक H चाहिए। C एक यहाँ से निकाल दो तो C3 हो गया, एक C बच्चा अपने पास है, H यहां से एक निकाल लो तो H7 हो गया। ठीक है, तो एक C हमारे हाथ में है, एक H अपने हाथ में है, एक C और एक H मिल गया। ठीक है, तो C और H मिल चुका है अपने हाथ में, और डबल O पहले से यहां पे था, O2 बन गया। मैंने बताया था लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लास्ट में COOH ग्रुप होता है फैटी एसिड में, बना दिया। हाइड्रोकार्बन है और ये COOH, तो ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो, सारे में से ही होगा। एक C निकालो, एक H निकालो, और फिर डबल O तो आपको रहेगा ही रहेगा, लगा लो। ठीक है, तो एक C निकाला तो C3 हो गया, एक H निकाला यहां से तो H7 हो गया, बाकी C और H ये दिया, और 2 तो पहले से हैं COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, मैंने बताया था लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, जिनके लास्ट में COOH ग्रुप होगा, उसी को फैटी एसिड बोलते हैं। तो COOH ग्रुप हो गया। इस टर्म में भी फॉर्मूला दिखा सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट फॉर्मूला अगर कैसे कभी ऐसे आ गया एग्जाम में, तो लोग कहेंगे कि भैया सर ने पढ़ाया नहीं, फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पूछने वाले पे कि कैसा पूछ रहा है वो। ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करता हूं मैं, ये समझ लिया आपने। सैचुरेटेड बैड फैट होते हैं, ये बैड मैंने बता दिया, बैड फैट है, ये गुड फैट वो होते हैं। इस तरीके से भी ये समझ सकते हो। ओबेसिटी करते हैं, ये मोटापा करते हैं सैचुरेटेड वाले, संतृप्त है। अच्छा, संतृप्त का मतलब और बता दूं, सिंगल बॉन्ड तो होता है इसमें, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, मैंने बता दिया। संतृप्त का मतलब थोड़ा मन कर रहा है मैं आपको और बता दूं, ठीक है, चलो बता देता हूं। संतृप्त का मतलब, सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब ये होते हैं कि ये सैचुरेटेड है, किस फॉर्म में, किस रूप में, ये हाइड्रोजन से सैचुरेटेड है, ये हाइड्रोजन आप ले नहीं सकते हैं, ये हाइड्रोजन से तृप्त हैं, ये है मतलब यहां सैचुरेटेड का। यहां हाइड्रोजन आप नहीं दिया जा सकता है, ये हाइड्रोजन आप नहीं लेंगे, ये तृप्त हैं, आप एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं लेंगे, और ये तैयार है लेने के लिए हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड मतलब यहां पे ऐसा है, ठीक है, ये नहीं लेंगे, ये हाइड्रोजन अब ले सकते हैं। ठीक है, ये है संतृप्त। बाकी आप बॉन्ड के फॉर्म में भी ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करूं तो इसको 2 फॉर्म में बांट सकते हैं हम लोग, 2 कैसे, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड मोनो। अब मोनो का मतलब क्या है, एक बॉन्ड हो, मोनो मतलब एक होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, सिंगल वेवलेंथ। उसी तरह यहां से मुफा, मुफा मतलब MUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका मतलब यह है कि यहां पे डबल बॉन्ड एक होगा, और यहां पे मुफा पॉली है, एक से ज्यादा होगा डबल बॉन्ड, बस इतना ही अंतर है। तो मुफा के एग्जांपल देखो, यहां पे ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड है,
मुफा में आएगा ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड एक डबल बॉन्ड है, ये मुफा हो गया। और कुछ एग्जांपल हो सकता है क्या? पाल्मिटोलिक एसिड, इसमें एग्जांपल अब नहीं भी ध्यान रखोगे फिर भी लिख दे रहा हूं मैं, पाल्मिटोलिक एसिड, इसमें भी एक डबल बॉन्ड होता है। तो ये मुफा के एग्जांपल हो गए एक डबल बॉन्ड वाले, ठीक है। अब दो डबल बॉन्ड क्या, जाओ दो वाले यहां पे लिखे हुए सारे, तो लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, अराकिडोनिक एसिड, अब इधर डाल दो इधर। अच्छा यहीं से लिख दूं क्या? देखो ये भी इसी में आएगा, ये भी इसी में आएगा, ये भी इसी में आएगा, सारे मुफा है क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है। इसमें दो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जो है दो है इनमें, डबल बॉन्ड 3 नंबर में यहाँ पे है, 3 संख्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड 4 है, डबल बॉन्ड 4 है नंबर में, 4 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड, ऐसे बता रहा हूं, नंबर की बात कर रहा हूं उस फॉर्म में। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा मतलब 2 3 4 ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या बताना चाहता हूं मैं, देखो सनफ्लावर ऑयल जानते हो, सनफ्लावर ऑयल, सूर्यमुखी का तेल, आ जाओ उसमें लिखा रहता है सनफ्लावर, देखना जाके पूफा वगैरह लिखा होता है, सनफ्लावर तेल लिखना, पूफा लिखा होगा, देखना वो सारे इसमें आते हैं। पूफा पॉलीअनसैचुरेटेड में, गुड फैट होता है, ठीक है, अच्छा फैट होता है, ये ओबेसिटी नहीं करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करता है। सनफ्लावर, एक सफोला भी आता है, सफोला के नाम से आता है, आपने सुना है? सफोला के नाम से भी आता है, सफोला, देखना मार्केट में तेल का पैकेट पे देखना सफोला भी लिखा रहता है, सफोला, ठीक है ना। वो क्या है? वो सनफ्लावर नहीं है, वो सैफफ्लावर ऑयल के नाम से आता है, सैफफ्लावर, उसका नाम होता है सफोला सैफफ्लावर तेल, ये सैफफ्लावर ऑयल के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग सफोला बोलते हैं, सैफफ्लावर ऑयल को सफोला बोलते हैं। और एक सनफ्लावर सूर्यमुखी का तेल आता ही है, ये मार्केट में सारे पूफा के नाम से जाने जाते हैं, उसमें पूफा लिखा होता है, आप समझ सकते हो पूफा क्या है, मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे अराकिडोनिक एसिड है, अराकिडोनिक एसिड ये कहां पाया जाएगा? ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अराकिडोनिक एसिड कहां होगा? पीनट होता है ना, पीनट, पीनट में पाया जाता है, पीनट बटर बहुत खा रहे हैं लोग बॉडी बिल्डिंग में, पीनट, इसमें अराकिडोनिक एसिड में पीनट बटर आपको मिलता है, पीनट का, उसमें मिल जाएगा, पीनट ऑयल में पीनट का तेल है, उसमें मिल जाएगा अराकिडोनिक एसिड, ठीक है। लिनोलेनिक एसिड कहां मिलेगा? लिनोलेनिक एसिड जो है ये आपको, अलसी होता है ना, अलसी वगैरह, अलसी लोग खाते हैं, अलसी का तेल होती है, अलसी का हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है ना, उसके लिए लिनोलेनिक एसिड अलसी के तेल में मिल जाएगा, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना आपको ध्यान है, बाकी आप जान सकते हो कि बहुत है बताने को, मैं कितना बताऊं, टाइम ज्यादा लगेगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये नहीं बोल सकता वो नहीं पूछेंगे, आजकल तो कुछ भी पूछ ले रहे हैं, जिसको तैयारी कर रहे हैं ना बहुत सालों से, उनको पता है, 1-2 साल जो तैयारी कर लिए क्या क्या पूछ रहे हैं, बट एक लिमिटेशन है मुझे भी। आप अगर राजी हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यही चीज आप देखोगे ना नीट में, मुझे नीट पढ़ाते हुए, और अगर आप एमबीबीएस में देखोगे जब मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो इस पूफा को लेके ही मैं 3 घंटा 2 घंटा बात करूंगा, इस पूफा पे एक एक बॉन्डिंग, एक एक इसकी बात होगी, बट यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, दैट्स वाई। फिर भी मैंने आपको उतना बताया कि आपको फील कर पाओ, ठीक है ना, बॉन्डिंग भी दिखाना पड़ेगा वहां पे, तो ये चीज आपको इतना ध्यान रखना है पूफा मुफा के बारे में। अब आ जाए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपन, ठीक है। फॉर्मूला आप समझ सकते हो, ये है, जैसे एक फॉर्मूला मैंने उसमें बता के दिखाया था ब्यूटारिक एसिड का, किसमें? सैचुरेटेड वाले में। चलो एक इसमें बना के दिखा दे रहा हूं, किसका बना के दिखा दूं? ऑलिक एसिड का दिखा देता हूं बना के, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ऑलिक एसिड का फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब ऑलिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, अब ये पता रखना पड़ता है भैया, 18 कार्बन होते हैं, फॉर्मूला में फिट करो, CN = 18, N 2N H 36, 2 X क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड कितना है? 1 है, 1 × O2, ये है फॉर्मूला। अब इसको चेंज कर सकते हैं कैसे? COOH उस फॉर्म में तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली फैटी एसिड को वही बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन जिसके लास्ट में COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस फॉर्म में फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो एग्जामिनर वैसे पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकता है। तो आ जाओ, COOH ग्रुप निकालो, आपको निकालना है, कैसे निकालोगे? ठीक है, तो देखो यहां 2 × 1 कितना आया? 2, ठीक है, 2 आया ना, तो 2 आया तो यहां पे 2 हाइड्रोजन निकाल लेना है आपको, 2 आया तो आपको 2 हाइड्रोजन निकाल लेना है बस। यहां पे 2 आया ना, 2 × 1 2, तो 2 का मतलब यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल लो। मैं केमिस्ट्री में ज्यादा एंट्री नहीं कर रहा हूं, बट इतना ध्यान रखना है कि 2 आया तो 2 हाइड्रोजन निकालो। C18H34, समझ में आया? 2 हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, C18H34 और O2, क्योंकि आपने 2 तो निकाल लिया, किसके? हाइड्रोजन के फॉर्म में निकाल लिया आपने बाहर, 34 कर लिया, बचा O2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपको चेंज करना है फॉर्मूला COOH में, अब इसको COOH में चेंज करो। C चाहिए 1, तो 1 मैंने C ले लिया, C17 हो गया ये। H चाहिए 1, तो H मैंने ले लिया 1, H33 हो गया। CH अपने हाथ में है, C लगाया, H लगाया, 2 O यहां पे है, लगा दिया, लो मिल गया। यही तो है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन,
जिसके लास्ट में COOH हो, उसी को तो फैटी एसिड बोलते हैं, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो। होगा तो यही फॉर्मूला, ऐसे ही होगा। तो मैंने एक उसमें ब्यूटारिक एसिड में बताया था, एक मैंने ऑलिक एसिड में बता दिया, ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, जितने डबल बॉन्ड है वहां रखोगे, जितना मल्टीप्लीकेशन आएगा उसमें से हाइड्रोजन उतना निकाल दोगे और उसके बाद इस तरीके से आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होकर 2 आया, 2 हाइड्रोजन मैंने निकाला और उसके बाद मैंने फॉर्मूला सेट कर दिया। अब आप समझदार हो, अगर नहीं हो तो केमिस्ट्री में पूरा बता दूंगा, एक एक कर डिराइव कर दूंगा, बट ये बायोलॉजी है, मुझे ना जाने तो केमिस्ट्री में ज्यादा, नहीं तो ऐसा लगेगा बायोलॉजी में इंटी चले गए। अभी हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना भी है, भागन नहीं करना कि एग्जामिनेशन हॉल में पता चला कि कुछ पढ़ के तो चल, दौड़ के तो चले आए और कुछ पता है ही नहीं, तो पढ़ के तो जाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन बहुत भरी है। चलो एक चीज और, इसेंशियल एमिनो एसिड मैंने बताया था, नॉन इसेंशियल आप समझ लो। इसेंशियल कितना, इसेंशियल फैटी एसिड, जैसे मैंने एमिनो एसिड बताया था तो सेम वही है। इसेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, बाहर से लेना पड़ता है डाइट के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में। जस्ट ये भी वही है, ये हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, इनको भी हमको डाइट से लेना पड़ता है फूड के फॉर्म में, चाहे जैसे लो बाहर से लेना पड़ेगा, हमारे बॉडी में नहीं बनता है, इसको इसेंशियल बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन है भैया, एग्जाम्पल के फॉर्म में जानना है तो इसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल है लिनोलिक एसिड, जो मैंने बताया था, लिनो, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, और एराकिडोनिक एसिड, ये इसेंशियल हमारे बॉडी में नहीं बनते, डाइट लोगे बाहर से तो ये मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसकी कमी हो गई तो समझ जाना भुगतान भुगतना पड़ जाएगा। अगर इनकी कमी होगी, इसेंशियल है ये, इनको बॉडी में चाहिए, बाहर से मिलेगा लेकिन बॉडी में बनता नहीं है, तो इसकी कमी से एक बीमारी होती है फ्रेनोडर्मा। कभी ध्यान रखना, इसेंशियल फैटी एसिड की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, PHRENO, फ्रेनोडर्मा। डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन से रिलेटेड, फ्रेनोडर्मा। ठीक है, इसका और भी नाम है, बड़ा नाम है जिस तरीके से, ठीक है, फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस, ठीक है, बट आप इतना ध्यान रखना, फ्रेनोडर्मा, फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस भी बोलते हैं, फ्रेनोडर्मा आप यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से हो सकता है, इनकी डिफिशियंसी से ये हो सकता है बीमारी, डिफिशियंसी से। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया आपका। और नॉन इसेंशियल क्या होंगे, सिंपल समझ सकते हो, विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, संश्लेषण हो सकता है उनका, ठीक है ना, बॉडी के टिश्यू में संश्लेषण हो सकता है। ठीक है, तो वो डाइट में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बॉडी में तो बनी रही है। ठीक है, जैसे कि पामिटिक एसिड वो बॉडी में बन जाती है, एसिटिक स्टेरिक एसिड बॉडी में बन जाती है, ऑलिक एसिड बॉडी में बन जाती है, जो मैंने आपको सारा एग्जाम्पल बता दिया है, वो नॉन इसेंशियल में आ जाएंगे। बस जस्ट एमिनो एसिड वाली कॉन्सेप्ट है, एमिनो एसिड जो मैंने बताया था प्रोटीन वाला, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, तेल वगैरह समझ लिए सब। अब टाइप्स ऑफ लिपिड पे आ जाओ, टाइप्स ऑफ लिपिड पे आ जाओ। और टाइप्स ऑफ लिपिड से पहले मैं अभी चाहता हूं कि आपको वो बता ही दूं कि 1 ग्राम फैट में कितना एनर्जी निकलता है। 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम फैट ऑन ऑक्सीडेशन रिलीजेस, कितना रिलीज करता है, ऑन मेटाबॉलिज्म पे रिलीज कितना करता है एनर्जी, या ऑक्सीडेशन कराओगे इसका तो कितना एनर्जी, 9.45 किलो कैलोरी के आसपास। ठीक है, कभी 9.3 कभी 9.4 ऐसा लिखा रहता है, 9.45 आप ध्यान रखना, इतना किलो कैलोरी ये कर सकता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना करेगा, आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लिया, कितना कितना वहां पे मिलेगा आपकी एनर्जी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन होगा तो कितना रिलीज करेगा, कितना एनर्जी, ऊर्जा कितना रिलीज करेगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी के आसपास, 4.1 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम प्रोटीन भी खा लिए, 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे वो कितना देगा हमको, 1 ग्राम प्रोटीन देख लो कितना देता है। अगर आपने 1 ग्राम प्रोटीन खाया है तो कितना देगा, 1 ग्राम प्रोटीन क्या 5.65 किलो कैलोरी के आसपास देता है, यानी कि दोनों ये पास पास में है। कभी कभी तो ऐसा आएगा कि भैया दोनों बराबर एनर्जी देते हैं, हाँ ठीक है दोनों बराबर देते हैं, थोड़ा डेटा के फॉर्म में समझना है तो देख लो, ये है। ठीक है, तो 4.1 5.65। ठीक है, विटामिन मिनरल क्या एनर्जी देते हैं, विटामिन और मिनरल्स नहीं दादा, नहीं, विटामिन और मिनरल एनर्जी नहीं देते हैं, ये है मेन एनर्जी के सोर्स। ठीक है, चलो तो इसमें देख लिया क्या, फैट ज्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन आइडियल सोर्स नहीं है एनर्जी का। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीडेशन के दौरान, इनका ऑक्सीडेशन जब होता है ना, ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। जब इनका मेटाबॉलाइज, जब ये मेटाबॉलाइज होते हैं बॉडी में तो ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसीलिए एनर्जी नहीं ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, इसीलिए आइडियल सोर्स नहीं है। और हमारा कार्बोहाइड्रेट रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है, तो ये ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन जब होता है तब। हो गया, चलो विटामिन मिनरल एनर्जी नहीं देते, चाहे कोई भी विटामिन। आ जाओ टाइप्स ऑफ लिपिड।
ठीक है। बस टाइप्स ऑफ लिपिड में देखो बताने को बहुत सारा चीज है, लेकिन कोशिश करूंगा कि कम से कम मैं आपको बता के निकल जाऊं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिपिड की बात कर ले। सिंपल लिपिड, अब आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और एक डिराइव लिपिड, जैसे मैंने प्रोटीन बताया था डिराइव लिपिड, ठीक है ना। लेक्चर देख लो, सब समझ में आ जाएगा। सिंपल सरल है, कंपाउंड है यौगिक लिपिड है, कंजुगेटेड भी बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये डिराइव लिपिड व्युत्पन्न लिपिड है, ठीक है। व्युत्पन्न वसा है, बस हिंदी बोल दिया, आप लिख सकते हो हिंदी, ठीक है। अब आगे चलते हैं सिंपल लिपिड की बात करो। सिंपल लिपिड की बात करोगे तो सिंपल लिपिड में दो आते हैं नॉर्मली, ठीक है। ग्लिसराइड्स, सिंपल समझा रहा हूं आपको, डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं मैं यहाँ पे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ग्लिसराइड और वैक्स, वैक्स वगैरह होते हैं वो। तो ग्लिसराइड में जैसे बताओ तो न्यूट्रल फैट, न्यूट्रल फैट, उदासीन वसा, न्यूट्रल फैट। तो देखो लिपिड के ही क्लासिफिकेशन के अंदर फैट आ रहा है, ठीक है। तो सारा का सारा फैट, जो भी फैट होते हैं वो लिपिड होते हैं, लेकिन हर लिपिड फैट नहीं होता। तो ऑल फैट्स आर लिपिड बट ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट, क्योंकि देखो यहां पे लिपिड के क्लासिफिकेशन के अंदर ये फैट आ रहा है। तो फैट सारे के सारे लिपिड होते हैं, लेकिन सारे लिपिड फैट नहीं होते हैं, ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो ग्लिसराइड्स और न्यूट्रल फैट। अब ग्लिसराइड्स की बात करते हैं। ग्लिसराइड कैसे हो सकते हैं? ग्लिसराइड्स मोनोग्लिसराइड हो सकता है, डाइग्लिसराइड हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड हो सकता है। आप ट्राइग्लिसराइड ज्यादा जानते हो क्योंकि जो फैट खाते हो ना उसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं, नॉर्मली आपका रोजमर्रा का जो खाना होता है ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड सिंपल समझते जाना। मोनोग्लिसराइड कैसे बनेंगे? जाहिर सी बात है लिपिड है तो फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल होगा, जाहिर सी बात है। एक ग्लिसरॉल चाहिए और एक फैटी एसिड चाहिए, एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड से बनता है मोनोग्लिसराइड। चलो आ जाओ, लिख लो यहां पे, एक फैटी एसिड प्लस एक ग्लिसरॉल जो कि अल्कोहल है, मैंने बताया आपको ग्लिसरॉल क्या बनाएगा ये? मोनोग्लिसराइड। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल, ग्लिसराइड, ठीक है। डाइग्लिसराइड कैसे बनेगा? डाई, दो फैटी एसिड चाहिए, दो। अब फैटी एसिड सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। सेम ज्यादातर नहीं होते हैं, अलग अलग फैटी एसिड होते हैं ये। अगर दो की बात करोगे, तीन की बात करोगे, उसमें बात कर रहा हूं, एक में तो एक ही होगा, जो होगा सो होगा, ठीक है। तो दो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, सिर्फ एक ग्लिसरॉल, ठीक है। उस फैटी एसिड के आधार पे ही है ये मोनो और डाई, डाइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड आपका फेवरेट, सबका फेवरेट ट्राइग्लिसराइड। तीन फैटी एसिड, तीन हो गए यहां पे, और फैटी एसिड तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। सेम ज्यादातर नहीं होते हैं, अलग ज्यादा होते हैं, ठीक है। तीन फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या बनाएगा? ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल लिपिड का। ये मिटा दूं सारा कंपाउंड, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इस सिंपल लिपिड की कहानी है। ग्लिसराइड हमने पढ़ लिया। ग्लिसराइड में, ट्राइग्लिसराइड में तीन फैट एसिड, एक ग्लिसरॉल होता है। नॉर्मल फैट जो खाते हो, नॉर्मल फैट, वो सारे ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होते हैं। जो नॉर्मल भोजन लेते हो ना फैट के फॉर्म में, जो भी आता है आपके बॉडी में, वो सारे के सारे किस फॉर्म में होते हैं? इसी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा पानी पी लूं। अब चलते हैं आगे। अब क्या? वैक्स की बात करते हैं। वैक्स, ठीक है। सिंपल फॉर्म में समझाता जा रहा हूं। सिंपल फॉर्म में आप ध्यान रखना है। जैसे कि बताऊं, जैसे कोई ऐसा हो सकता है तीन फैटी एसिड सिमिलर हो जाए, मैंने बोला ना तीनों फैटी एसिड एक भी हो सकते हैं, बराबर सिमिलर हो सकते हैं। जैसे ट्राल पाल्मिटीन एक एग्जांपल है। ट्राल, ये ऐसे हैं जिसमें तीनों फैटी एसिड सेम होंगे, ठीक है। तो रेयरली ये ऐसा होता है कि तीनों फैटी एसिड सेम हो जाए, लेकिन अगर हुआ, तीनों फैटी एसिड सिमिलर हुए, तो उसमें क्या होंगे कि एग्जांपल ये है ट्राईपाल्मिटीन, ट्राईपाल्मिटीन, ये एक एग्जांपल है, ध्यान रखना। इसमें तीनों फैटी एसिड सेम है, तीनों सेम है, अदरवाइज ये अलग अलग होते हैं फैटी एसिड, ठीक है। तो तीनों फैटी एसिड्स आर सिमिलर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्राईपाल्मिटीन और ट्रिस्टेरिन भी होता है, वो एग्जांपल आप नहीं भी ध्यान रखोगे चलेगा, बस ट्राईपाल्मिटीन आप ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा एक लिख लो, ये एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कभी पूछ सकता है तीनों फैटी एसिड अगर अलग होंगे तो क्या एग्जांपल हो सकता है? ट्रिस, ये एग्जांपल आपका हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, TINRIN, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रिस्टियरिन जो है वो आपका एग्जांपल है, और ट्राईपाल्मिटीन इसका एग्जांपल है, जो कि सेम है, फैटी एसिड इनमें सेम है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों फैटी एसिड सेम है इन दोनों में, बाकी अलग अलग होते हैं फैटी एसिड, ठीक है। अब वैक्स की बात करते हैं।
ठीक है। वैक्स की बात करो, वैक्स में क्या है, अब जो नाम सुना होगा वैक्स का, वैक्स का नाम बता देता हूं, बीज वैक्स, बी वैक्स। वैक्स की बात करते हैं, वैक्स, ठीक है, मधुमक्खी का बीज वैक्स। और बताओ, पैराफिन वैक्स नाम सुना होगा, पैराफिन वैक्स, वैक्स भी आपने नाम सुना, पैराफिन वैक्स। सिरुमेन नाम सुना होगा आपने, सिरुमेन। ईयर वैक्स, कान में, है ना, कान में गूंज होते हैं ना, गूंज कान में, वही। तो लैनोलिन एक वूल वैक्स होता है, वूल वैक्स, है ना, वूल वैक्स, ये हो गया, वूल वैक्स हो गया। और भी बहुत सारे हैं, स्पर्मेसिटाई, स्पर्मा एसिटी भी बोलते हैं या स्पर्मेसिटाई भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। ये है स्पर्मा एसिटाई या स्पर्मेसिटाई, ठीक है ना। ये क्या है, स्पर्म वेल से निकलता है, स्पर्म वेल, स्पर्म वेल, यहां से ये मिलती है, स्पर्म वेल, ठीक है, स्पर्म वेल से ये मिलता है। और स्पर्म वेल स्पर्मासिटाई वेल से निकलती है, जो कि नाम है उसका स्पर्म वेल, ठीक है। और उसका जो जूलॉजिकल नाम है फाइसीटर, उसका जूलॉजिकल नाम होता है फाइसीटर, इसका जूलॉजिकल नाम जो है, साइंटिफिक नेम होते हैं ना फाइसीटर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फाइसीटर इसका जूलॉजिकल नाम होता है। ये भी एक तरीके का वैक्स है, एक तरीके का तेल है, स्पर्मासिटाई तेल निकलती है और स्पर्म वेल से निकलती है, जो कि एक वैक्स के फॉर्म में, ठीक है। पहले ऐसा माना जाता था, स्पर्म वेल होते हैं ना, स्पर्म वेल, उसके हेड रीजन से स्पर्मासिटाई ऑयल तेल जो है, ये वैक्स निकलती थी हेड रीजन से। तो ऐसा पहले मानते थे कि शायद उसका स्पर्म होगा, ये स्पर्म वगैरह होगा, इसलिए वहां से नाम आया, ठीक है ना, ऐसा मानते थे पहले। बट एक्चुअली ये वैक्स है, एक तरीके से तेल है, ये ऑयल के फॉर्म में समझ सकते हो, तेल है ये, ठीक है। और आ जाते हैं कार्नाबुआ, कार्नोवा, 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 कार्नोवा जो है, ये भी एक तरीके से आपको मिल जाएगा, लीफ जो पत्ती होते हैं ना, ऑन लीव्स, ये भी एक वैक्स है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इतने वैक्स, ठीक है, ये लीव्स पत्तों पे मिल जाएगा आपको, है ना, पौधों के पत्तों पे। डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, इनकी डिटेलिंग भी है, ये जैसे कि अब बीज वैक्स एक डिटेलिंग कर देना, आप भी कहोगे डिटेलिंग कह रहे हैं और एक भी बताए नहीं। चलो, बीज वैक्स जो है आपको जो निकलते हो, बी वैक्स, बीज वैक्स जो आपको बताता हूं कि बी वैक्स कहां मिलती है, क्या चीज से बनता है बी वैक्स, डिटेलिंग की बात में। तो देखो, म्यूरिसिल पाल्मिटेट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है दो चीज होती है, म्यूरिसिल अल्कोहल के फॉर्म में होगा, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते में जो निर्माण में प्रयुक्त मोम, जो मोम बनती है, उसमें म्यूरिसिल अल्कोहल होता है और पामिटिक एसिड होती है, दो से मिलने से बनता है म्यूरिसिल अल्कोहल। म्यूरिसिल अल्कोहल, ग्लिसरॉल जानते हो, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, वही तो है अल्कोहल। हो क्या है, ग्लिसरॉल एक अल्कोहल ही तो है, ठीक है। म्यूरिसिल अल्कोहल प्लस पामिटिक एसिड, ये दो चीज से मिलकर नॉर्मली बीज वैक्स बनती है। आते जाओ डिटेलिंग में, ऐसे ही सबका है, तो इसको म्यूरिसिल पाल्मिटेट भी बोलते हैं। बी वैक्स को कभी कभी म्यूरिसिल, दो चीज से बना है, म्यूरिसिल पाल्मिटेट भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है, म्यूरिसिल पाल्मिटेट भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना, बाकी आप समझ सकते हो, सब में ऐसे डिटेलिंग है। बी वैक्स जो निकलती है मधुमक्खी से, दो चीज से बना हुआ है, इसलिए इसको म्यूरिसिल पाल्मिटेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या बचा है, कहां गया डस्टर, चलो ये देखो, वैक्स हो गया, ये समझ लिया, वैक्स के फॉर्म में सिंपल लिपिड। अब आ जाओ हम लोग किस पे आते हैं, अब हम लोग आते हैं कंपाउंड लिपिड के बारे में आते हैं। कंपाउंड लिपिड कंप्लीट करेंगे, ये मिल गया, ये खोज रहा था, कंपाउंड लिपिड, ठीक है। ये दो एग्जांपल आप समझ लिए कि सिंपल लिपिड के फॉर्म में, सरल वसा। बट ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट, ऑल फैट्स आर लिपिड बट ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट, ध्यान रखना है। सारे के सारे फैट लिपिड होते हैं, लेकिन सारे के सारे लिपिड फैट नहीं होते हैं, ठीक है। और आप चलते हैं कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड, जैसे कंपाउंड प्रोटीन होता है ना, उसी तरीके से कंपाउंड प्रोटीन जो मैंने बताया था, उसी तरह कंपाउंड लिपिड या कंजुगेटेड ही बोलते हैं, कंजुगेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, ठीक है ना, इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो, फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल होगा, ये तो होगा ही होगा। अब इसमें क्या है कि और जुड़ सकता है, क्या और क्या जुड़ सकते हो, फॉस्फोरस जोड़ लो तो फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोजन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जोड़ लो तो ग्लाइकोलिपिड, समझ लो ना, लिपिड जोड़ लो, प्रोटीन जोड़ लो तो लिपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। तो इस तरीके से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा आप कोई भी अदर पार्ट भी जोड़ सकते हो उसके अंदर, जैसे मैंने प्रोटीन में बताया था, उसी तरीके से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ आप इसमें कुछ और पार्ट भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। एग्जाम्पल के तौर पर फॉस्फोलिपिड, बस एग्जाम्पल समझ लो, फॉस्फोरस होगा इसमें, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्पिंजोलिपिड, ठीक है, स्पिंजोलिपिड। उसके बाद ये फॉस्फोरस इसमें होगा, फैट एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फोरस,
ये ग्लाइकोलिपिड, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा एक्स्ट्रा में होगा। स्पिंजोलिपिड, इसमें भी स्पिंजो मतलब कि कुछ बेस होते हैं नाइट्रोजन से रिलेटेड स्पिंजोलिपिड में। तो ये चीज आपको उतना डिटेल में नहीं जाना स्पिंजो वाली, बट ये जो है बेसिक जो आप लाइपोप्रोटीन समझ लो, है ना, इसमें डिटेलिंग में नहीं जाना, बट इतना फीलिंग लो कि ग्लाइको, इसमें क्या होगा, फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल होगा और एक नॉन पार्ट अलग से अदर पार्ट भी होगा, चाहे फास्फोरस हो जाए, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो जाए, चाहे लिपिड हो जाए, एक प्रोटीन हो जाए अलग से, तो लाइपोप्रोटीन उसको बोल देंगे, ठीक है ना। तो ग्लाइकोल स्पिंजोलिपिड हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, लाइपोप्रोटीन हो गया। एक गैंग्लियोसाइड भी होते हैं, लिख लो गैंग्लियोसाइड, गैंग्लियोसाइड कहां होंगे, गैंग्लियोसाइट कहां होंगे, किसी को पता है गैंग्लियोसाइट कहां होंगे? ये गैंग्लियंस होते हैं हमारे नर्व्स में, तंत्रिका कोशिका में गैंग्लियंस होते हैं, वहां पे तंत्रिका कोशिका में ये गैंग्लियोसाइट मिलते हैं, ये भी एक तरीके के वही है, ठीक है ना। गैंग्लियोसाइट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लाइपोप्रोटीन है, जैसे एग्जांपल बता दो, लाइपोप्रोटीन में, लाइपोप्रोटीन एग्जांपल समझ लो, लाइपोप्रोटीन में क्या क्या एग्जांपल आएगा, तो लाइपोप्रोटीन में काइलोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोन्स ये एग्जांपल है, ठीक है ना। VDL, ठीक है ना, वेरी वेरी क्या है, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है ना, ये इसके एग्जांपल है लाइपोप्रोटीन में, ठीक है। FFA, फ्री फैटी एसिड, ये सारे इसके एग्जांपल हैं, ठीक है ना। FFA लाइपोप्रोटीन के एग्जांपल है सारे, ठीक है। अब आगे चल सकते हो, जैसे कि एग्जांपल में ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में बात करोगे तो ग्लाइकोलिपिड में सेरेब्रोन होता है, ग्लाइकोलिपिड में आता है सेरेब्रोन, ग्लाइकोलिपिड में एक सेरेब्रोन हो गया, केरासिन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सेरेब्रोन, केरासिन, ये ग्लाइकोलिपिड में आ जाएंगे। एग्जांपल के थॉम एग्जांपल बताता जा रहा हूं, ग्लाइकोलिपिड मतलब कि फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल होगा और साथ में कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी होगा। तो ग्लाइकोलिपिड में आपको ध्यान रखना है केरासिन, सेरेब्रोन, नर्वोन भी होता है, नर्वोन और भी होते हैं, ठीक है ना, ये एग्जांपल है इसके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें ग्लाइकोलिपिड हो गया, अब लाइपोप्रोटीन भी हो गया आपका, और उसके बाद आप चलते हैं हम लोग आगे किसमें, ये कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत सारी चीजें और भी हो सकती है, बट राइट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है ये, ठीक है। इसी को डिटेल किया जा सकता है, बट मैं नहीं जा रहा हूं डिटेलिंग में, रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए, ठीक है ना। बट आप समझ सकते हो कि ये आपको इतना डिटेलिंग आपको काम आएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इतना से आपको पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। जो सीबम होता है ना, सीबम, सीबम तेल निकलती है हमारे सीबेसियस ग्लैंड से, स्किन के नीचे होती है सीबेसियस ग्लैंड, वो भी एक तरीके का वैक्स है, वो भी लिख सकते हो। सीबम जो होता है ना तेल, हमारे ऑयल निकलते हैं स्किन में, आप देखे होंगे सीबेसियस ग्लैंड से, सीबम, वो भी एक तरीके का वैक्स है। तो वैक्स के एग्जांपल में उसको भी आप रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया वैक्स के एग्जांपल में उसको भी रख सकते हो, बाकी मैंने और सारी चीजें आपको बता दी है, ठीक है। तो अब आप चलते हैं हम लोग आगे, कहां पे, आगे हम लोग चलते हैं किसमें, ड्राइव लिपिड में। ड्राइव लिपिड में क्या है, ड्राइव लिपिड अब बात करेंगे, ड्राइव लिपिड अब नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे फॉस्फोलिपिड मैंने बताया, उसका एग्जांपल नहीं बताया। फॉस्फोलिपिड में एग्जांपल की बात करो, लेसिथिन, सिफेलिन, वो लिख सकते हो एग्जांपल फॉस्फोलिपिड में। लेसिथिन बहुत इंपॉर्टेंट है, या लेसिथिन, सिफेलिन, ये एग्जांपल के थॉम में फॉस्फोलिपिड में लिख लो, फॉस्फोलिपिड में ये एग्जांपल सिफेलिन, लेसिथिन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉस्फेटिडाइल सेरीन भी होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन होता है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल होते हैं, सारे फॉस्फोलिपिड है, सारे फॉस्फोलिपिड जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। और स्पिंगोमाइलिन भी होता है, स्पिंगोमाइलिन भी होता है एक तरीके से, आपने नाम सुना होगा स्पिंगोमाइलिन का। स्पिंगोमाइलिन बहुत लोग, माइलिन सीट होती है न्यूरॉन्स में, माइलिन सीट, माइलिन सीट होती है न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाओं में, न्यूरॉन्स में, उसके कारण में इंपल्स जो होते हैं, नर्व इंपल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं, माइलिन सीट होते हैं। तो स्फिंगोमाइलिन भी एक तरीके क्या है, एक तरीके से आपको ध्यान रखना, स्फिंगोमाइलिन भी फॉस्फोलिपिड में ही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉस्फोलिपिड में स्फिंगोमाइलिन भी आप रख सकते हो, जिसमें न्यूरॉन्स में माइलिन सीट बनती है, माइलिन कवच होती है, जिसके कारण से हमारे नर्व इंपल्स बहुत फास्ट कैरी करते हैं, बहुत फास्ट इलेक्ट्रिसिटी के रफ्तार से, बिजली के रफ्तार से वो नर्व इंपल्स कैरी होते हैं, ठीक है ना, मूव करते हैं। तो ये चीजें हैं, बाकी डिराइव लिपिड में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, और लिपिड का फंक्शन आपको बता के कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद हम लोग आगे न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको मजा आया होगा, जितना रिक्वायर्ड था मैंने कंजुगेटेड उतना आपको बता दिया, एग्जांपल बता दिया। फॉस्फोलिपिड का ध्यान रखना है, लेसिथिन है, सिफेलिन है और स्फिंगोमाइलिन है, लिख लो स्फिंगोमाइलिन, SPHIN, स्फिंगो माइलिन क्या है, ये न्यूरॉन्स में होगा, न्यूरॉन्स में माइलिन सीट बनाता है, कवच बनाता है, वहां पे ये रहते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो, ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम लोग डिराइव व्युत्पन्न कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा बहुत व्युत्पन्न के बारे में है। व्युत्पन्न प्रोटीन में आप समझ सकते हो कि एक तरीके से जो क्या कहते हैं, क्रोमोलिपिड्स होते हैं ना, टर्पीन्स, टर्पीन्स के नाम से जाने जाते हैं, जो तेल वगैरह, इसेंशियल ऑयल वगैरह होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, सब उसी से बनते हैं, डिराइव लिपिड होते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो वो हम लोग पढ़ेंगे डिराइव लिपिड में, ठीक है। और बाकी हम उसके बाद हम लोग फैट के फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे कि क्या उसके कार्य हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है बॉडी में, और फिर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे लिपिड को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। और
कंप्लीट करते जाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ अच्छे से, और इसको रिवाइज करना जो मैंने बताया, बस इतना ही आपको चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में आपको आगे फिनिश कर देंगे इसको, ठीक है। 10 मिनट और लगेगा मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।